तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो 2021 में कॉमर्स स्ट्रीम से 12th का एग्ज़ाम देंगे। तो आज से मैं आप लोगों के लिए पिछले 11 सालों का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2019 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वसूली खाता क्या है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। वह खाता जो साझेदारी फर्म के विघटन के समय संपत्तियों से वसूली एवं दायित्वों के भुगतान से लाभ या हानि जिस खाते को बनाकर ज्ञात किया जाता है उस खाते को वसूली खाता कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आय व्यय खाता की कोई 6 विशेषताएं बताइए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहला हमारा है, यह एक नाम मात्र खाता होता है। दूसरा नंबर है, यह अलाभकारी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। और तीसरा नंबर है हमारा, यह अलाभकारी संस्था का आयगत खाता होता है। चौथा नंबर, यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। पाँचवा नंबर है, इस खाते में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत व्ययों से डेबिट किया जाता है। छठा नंबर हमारा है, इस खाते में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत प्राप्तियों से क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। चलते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहला हमारा है ऐच्छिक संस्था। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्था होता है। दूसरा हमारा है कृत्रिम व्यक्ति। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, उन दशाओं को लिखिए जिनके अंतर्गत फर्म की समाप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा है पारस्परिक समझौते द्वारा। एक फर्म तब विघटित हो सकती है जब सभी साझेदार विघटित करने के लिए तैयार हो। दूसरा नंबर है हमारा अनिवार्य समापन। ये नंबर है जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। बी नंबर हमारा है, किसी घटना के घटित होने पर फर्म के व्यवसाय का चलना अवैधानिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अनिल और सुनील 4:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। वह विजय को लाभ में 1/3 भाग देकर साझेदार बनाते हैं जिससे कि वह संपूर्ण रूप से अनिल से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। अनिल का ओल्ड रेशियो है 4/5 और सुनील का है 1/5। विजय फर्म के प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा के लिए भाग लेता है जो वो अनिल से लेगा। तो यहाँ न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है, अनिल, सुनील और विजय का न्यू रेशियो 7:3:5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ख्याति क्या है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ख्याति से हमारा आशय है किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक कमाता है। तो बिजनेस में हमारा गुडविल अच्छा हो तो प्रॉफिट भी अच्छा ही आता है, लेकिन अगर गुडविल खराब हो बिजनेस का तो प्रॉफिट भी खराब ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अंश की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों को बताइए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। संयुक्त स्कंद प्रमंडल अपनी कुल पूंजियों को छोटी छोटी कुछ इकाइयों में विभाजित कर देती है। प्रत्येक इकाइयों को अंश कहते हैं। अंश के प्रकार विनियोग करने के इच्छुक व्यक्ति की सुविधा के लिए कंपनी पर कई प्रकार के अंश प्रचलन करती है जो निम्नलिखित है। एक है पूर्वाधिकार अंश, दूसरा साधारण अंश, तीसरा समता अंश और चौथा अस्थगित अंश। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे सही नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अलाभकारी संस्थाओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो एक नंबर हमारा है शैक्षणिक संस्थाएं जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आते हैं। दूसरा है धार्मिक संस्थाएं जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आते हैं। तीसरा है खेल संस्थाएं जिसमें स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला आते हैं। चौथा है सामाजिक संस्थाएं जिसमें अस्पताल, पुस्तकालय और औषधालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताएं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। पहले त्याग अनुपात का अर्थ देख लेते हैं। वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में ही भाग हेतु त्याग करते हैं त्याग अनुपात कहलाता है। वही लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ है वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। दूसरा है त्याग अनुपात का परिकलन का समय। त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है
और लाभ प्राप्ति अनुपात का परिकलन का समय है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार के निवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर की जाती है। तीसरा हमारा है त्याग अनुपात का प्रभाव। त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात कम कर देता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का प्रभाव है लाभ प्राप्ति अनुपात से साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप कैसे करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे जिसमें 2 साइड होगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, फिर तीसरा पार्टिकुलर और चौथा अमाउंट। तो सबसे पहले डेबिट साइड हमारा आएगा 2 ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस होगा तब, और 2 पीएल सस्पेंस अकाउंट ये भी लॉस होगा तो, और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट ये भी रीवैल्यूएशन पर लॉस होगा तो हमारा डेबिट होगा। उसके बाद 2 गुडविल अकाउंट, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड हम आते हैं तो बाई बैलेंस BYD पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको उसे हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अगर रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो उसको भी क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। सैलरी या कमीशन को जो भी मिलेगा पार्टनर को उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद सरप्लस या रिजर्व फंड जो होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, और पीएल सस्पेंस यानी कि प्रॉफिट होगा तो भी इसको भी क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है बाई गेनिंग पार्टनर अकाउंट, गुडविल अगर होगा पार्टनर का तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगा तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे और डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे, और क्रेडिट साइड के ऐड में से डेबिट साइड के ऐड को लेस करेंगे, और जो बैलेंस हमारा आएगा वो 2 डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जो बैलेंसिंग फिगर हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है अंश जब्ती खाता क्या है, यह कैसे और कब बंद किया जाता है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। डिफिनीशन हम देखते हैं। कभी कभी कंपनी के अंशधारक अपने आवंटित अंशों का एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के पास उसके अंशों को हरण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे अंश जब्ती कहते हैं। अंशों के हरण करने से अंश पूंजी कम हो जाती है, इसलिए अंश पूंजी खाता उतनी रकम से डेबिट किया जाता है जितना कि हरण किए जाने वाले अंशों की रकम पूंजी खाते में क्रेडिट की जा चुकी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गैर रोकड़ मद किसे कहते हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। गैर रोकड़ मद से आशय ऐसे मदों से है जिनसे रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान नहीं होता है, जैसे ह्रास जिसे हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा कृत्रिम एवं अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन, यानी कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो भी हमारा नॉन कैश आइटम है। उसके बाद है ऋण पत्रों का नए ऋण पत्र या अंशों में परिवर्तन। ऋण पत्र को हम नए में परिवर्तन करेंगे, अंश में परिवर्तन करेंगे तो ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो चलते हैं आंसर की ओर। वह खाता जो किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है ख्याति गणना करने के 2 विधियों के नाम लिखे। तो चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो सबसे पहला हमारा है औसत लाभ विधि, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है अधिलाभ विधि, जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है ऋण देयता अनुपात क्या है। तो चलते हैं आंसर की ओर। ऋण देयता अनुपात दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष के बीच संबंध को प्रकट करता है। फॉर्मूला देख लेंगे हम। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट बटे शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है प्रस्ताविक लाभांश से आप क्या समझते हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। प्रस्ताविक लाभांश वह लाभांश है जो किसी कंपनी द्वारा एक चालू वर्ष में अपने शेयरधारकों को अगले वित्तीय वर्ष में लाभांश देने का प्रस्ताव देता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है फर्म के समापन के समय संपत्तियों एवं दायित्वों को जिन्हें फर्म के बहियों में नहीं दिखाया गया है के लेखांकन उपचार को समझाइए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। जब अलिखित संपत्ति को बेचा जाएगा तो एंट्री क्या होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अनरिकवर्ड एसेट्स सोल्ड।
दूसरा हमारा है यदि अलिखित संपत्ति कोई पार्टनर ले लेता है यानी कि साझेदार कोई ले लेता है तो एंट्री क्या होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। उसके बाद हमारा है जब अलिखित दायित्व का भुगतान किया जाए तो एंट्री क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड ऑफ। जब कोई साझेदार अलिखित दायित्व को ले ले अथवा भुगतान करे तो एंट्री क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक नए साझेदार के प्रवेश के 2 प्रभाव को बताइए। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो सबसे पहला हमारा है नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के साझेदारों के संबंध में बदलाव आता है एवं फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरा नंबर हमारा है फर्म के साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या है। तो चलते हैं आंसर की ओर। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत कंपनी के पूर्ण समय निर्देशक ऑफिसर एवं कर्मचारी को भविष्य में पूर्ण निर्धारित मूल्य पर प्रतिभूतियां खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए और बी साझेदार है जो लाभों को 4:1 में बांटते हैं। ए अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी अपने हिस्से का 1/2 भाग सी के पक्ष में त्याग करता है। तो त्याग अनुपात और नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ए और बी का ओल्ड रेशियो 4/5 और 1/5 एडमिशन ऑफ सी। उसके बाद सेक्रीफाइस करेगा ए और बी तो 4/5 इंटू 1/4। उसके बाद आ जाएगा 4/20। उसके बाद 1/5 आ जाएगा ए का सेक्रीफाइस और बी का हो जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का हो जाएगा 2:1। उसके बाद हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। न्यू रेशियो ऑफ ए 4/5 माइनस 1/5। तो इसका कैलकुलेशन निकल के आएगा न्यू रेशियो 6। उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ बी 1/5 माइनस 1/10। तो इसका न्यू रेशियो निकल के आएगा 1। और उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ सी 1/5 प्लस 1/10 को ऐड करेंगे तो हमारा सी का न्यू रेशियो निकल जाएगा 3। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 6:1:3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, समर्पित निधि या आधार कोष क्या है। तो चलते हैं आंसर की ओर। जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति को खरीदने के लिए दी जाती है तब उसे समर्पित निधि या आधार कोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्म के विघटन पर निम्न व्यवहारों की क्या रोजनामचा में प्रविष्टियाँ की जाएगी। सबसे पहला है गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान 3200 किया गया। दूसरा है साझेदार रोहित द्वारा 7500 के स्टॉक ले लिया जाना है। तीसरा है वसूली पर लाभ की राशि 18,000 को साझेदार आशीष और तरुण को 5:7 के विभाजित किया जाना है। और चौथा है गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से 5500 की वसूली हुई। तो इसका जनरल एंट्री करना है। तो चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो सबसे पहले गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान किया जाएगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड और 3200 डेबिट और 3200 क्रेडिट। उसके बाद हमारा है साझेदार रोहित द्वारा 7500 का स्टॉक ले लिया जाना है। तो इसका एंट्री हमारा साझेदार ले रहा है इसलिए रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय अ पार्टनर 7500 डेबिट और 7500 क्रेडिट। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा है वसूली पर लाभ की राशि 18,000 को साझेदार आशीष और तरुण को 5:7 में विभाजित किया जाना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट और अमाउंट्स। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आशीष का कैलकुलेशन 7500 हुआ और तरुण का 10,500 हुआ। तो अमाउंट हम फिल कर दिए हैं। उसके बाद जब अलिखित संपत्ति से वसूली होगा तो एंट्री क्या होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। डेबिट और क्रेडिट को ऐड करने के बाद हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो चलते हैं आंसर की ओर। सबसे पहला है रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य रोकड़ के स्रोतों तथा प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना है। दूसरा है 2 चिट्ठों की तिथियों के बीच रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना है।
तीसरा है विभिन्न निवेश संबंधित परियोजनाओं में रोकर की आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। चौथा, रोकर बजट के निर्माण में सहायता प्रदान करना। और पांचवा, कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुशल प्रबंध में सहायता करना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अलाभकारी संस्था के लिए निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा है खेल निधि, जिसको हम टूर्नामेंट फंड भी बोलते हैं, वो 40,000 है। दूसरा हमारा खेल व्यय, जिसको टूर्नामेंट एक्सपेंस बोलेंगे, जो 14,000 है। और नेक्स्ट है खेल से प्राप्तियां, जिसको हम रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट लेंगे, जो 16,000 है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं आंसर की ओर। तो लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टूर्नामेंट, उसके बाद पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 40,000, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 16,000, और जो आएगा 56,000। उस टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 को लेस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा 42,000, वो लिखेंगे द अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट 42,000। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। तो चलते हैं आंसर की ओर। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति, यह एक वास्तविक खाता है, और आय व्यय खाते की प्रकृति, यह एक नाम मात्र खाता है। दूसरा है प्राप्ति एवं भुगतान खाते का रूप, यह नगद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकर खाता कहा जाता है। आय व्यय खाते का रूप, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं का आयगत खाता होता है, जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभ, यह खाता हस्त रोकर तथा बैंक रोकर के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है। आय व्यय खाते का प्रारंभ, यह किसी प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का डेबिट पक्ष के मध्य, इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है। आय एवं व्यय खाते के डेबिट पक्ष के मध्य, इस खाते के डेबिट पक्ष में आयगत खर्चों एवं हानियों को लिखा जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष के मध्य, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को लिखा जाता है। आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष के मध्य, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में आयगत आयों एवं लाभों को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, सोनाली और रूपाली एक फर्म में साझेदार है और प्रत्येक की पूंजी 6 लाख रुपया है। उन्होंने राखी को फर्म के लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। राखी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 8 लाख लाती है और प्रवेश की तिथि पर लाभ हानि खाता का जमा से 4 लाख रुपया है। राखी के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल एंट्री करना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो जनरल एंट्री करने से पहले आप लोगों को एक वर्किंग नोट्स करना होगा, जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले है सोनाली और रूपाली का 6 लाख कैपिटल है, तो सोनाली का 6 लाख और रूपाली का भी 6 लाख। राखी का जब एडमिशन होता है तो 1/4 शेयर के लिए 8 लाख रुपया लाती है। राखी के एडमिशन से पहले फर्म में जो प्रॉफिट है वो रूपाली और सोनाली में बांटेंगे, तो 4 लाख प्रॉफिट है, तो 4 लाख इंटू 1/2, तो इसका निकल के आएगा 2 लाख। और रूपाली का भी 2 लाख, और उसमें टोटल, अब सोनाली और रूपाली का टोटल कैपिटल निकालेंगे तो 6 लाख पहले से सोनाली का कैपिटल है और 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो 8 लाख। उसके बाद रूपाली का भी 6 लाख पहले से कैपिटल है, उसको भी 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो उसका भी 8 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ सोनाली 8 लाख और टोटल कैपिटल ऑफ रूपाली 8 लाख। उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम निकालेंगे तो राखी के बेस पर ही निकालेंगे। तो राखी का टोटल कैपिटल है 8 लाख और उसका शेयर में है 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 32 लाख। तो ये हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स, जिसमें सोनाली, रूपाली और राखी का होगा। तो तीनों का कैपिटल को हम ऐड करेंगे तो हमारा 24 लाख आएगा। उसके बाद हम फर्म का जब गुडविल निकालेंगे तो 32 लाख जो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाले हैं उसमें से कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर को लेस करेंगे तो हमारा 8 लाख फर्म का गुडविल निकल जाएगा। उसके बाद हम राखी का गुडविल निकालेंगे तो 8 लाख हमारा फर्म का गुडविल है, उसमें से 1/4 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2 लाख राखी का गुडविल आ जाएगा। उसके बाद हम जनरल एंट्री पर देखते हैं। तो जब राखी का एडमिशन होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय राखी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। 8 लाख कैश आएगा और 6 लाख उसका कैपिटल राखी का और 2 लाख गुडविल। उसके बाद जो राखी गुडविल लाएगी उसको सोनाली और रूपाली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सोनाली कैपिटल अकाउंट और टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर। 2 लाख गुडविल है और इक्वल दोनों में बांट देंगे। उसके बाद जो राखी के एडमिशन से पहले जो प्रॉफिट था उसका एंट्री जब हम करेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हुआ था तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और सोनाली और रूपाली को क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सोनाली एंड रूपालीज
कैपिटल अकाउंट 4 लाख प्रॉफिट था, 2 लाख सोनाली का कैपिटल प्रॉफिट होगा और 2 लाख रूपाली का। और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर, और ग्रैंड टोटल हमारा हो जाएगा, डेबिट को ऐड करेंगे और क्रेडिट को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है ए, बी और सी लाभ हानि को 2/6, 1/2 और 1/6 में बांटते हैं। ए ने अवकाश ग्रहण किया तथा अपने हिस्से के 2/3 भाग बी को तथा सी के पक्ष में त्याग किया। नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करें। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहले ए बी सी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/6, 1/2 और 1/6। रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए एंड हिज शेयर ऑफ 2/6। जब ए रिटायर करेगा तो बी गेन करेगा और सी गेन करेगा। तो बी गेन फ्रॉम ए 2/6 जो है वो ए का शेयर है, उसमें से 2/3 बी लेता है और 1/3 सी लेता है। तो बी गेन करेगा ए से 4/18 और सी गेन करेगा 2/18। बी और सी का न्यू रेशियो हम निकालेंगे तो जो बी का शेयर है ओल्ड रेशियो, उसमें जो गेन करा उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो बी का ओल्ड रेशियो 1/2 है और जो गेन किया है 4/18 उसको हम ऐड किए तो 13/18, ये हमारा न्यू रेशियो बी का हो गया। और सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और जो गेन किया है 2/18 उसको ऐड करेंगे तो 5/18 हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी 13/13:5। जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारा बी का ओल्ड न्यू रेशियो है 13/18, उसमें से हम ओल्ड रेशियो लेस करेंगे तो 1/2 लेस करेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो आएगा बी का 4/18 और सी का 2/18। तो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 2:1 यानी 2:1। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वित्तीय विवरण के विश्लेषण में कौन कौन पक्षकार रुचि रखते हैं और क्यों। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहला हमारा है शेयरधारक। शेयरधारक संगठन की लाभप्रदता जानने के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण में रुचि रखते हैं। दूसरा नंबर हमारा है निवेशक और ऋणदाता। वे अपनी निवेश की सुरक्षा और ब्याज देने की क्षमता के बारे में जानने के लिए वित्तीय विवरण के विश्लेषण में रुचि रखते हैं। तीसरा हमारा है लेनदार। किसी संगठन की अल्पकालीन तरलता स्थिति को जानने के लिए लेनदार को वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने का रुचि होता है। चौथा हमारा है प्रबंधन। ये अपनी नीतियों और निर्णयों की प्रभावशीलता को मापने के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण में रुचि होता है। पांचवा नंबर हमारा है सरकार। सरकार कर देयता की मात्रा का निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरण के विश्लेषण में रुचि रखते हैं। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है क्वेश्चन बैंक का। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चन आंसर के साथ।